लेवल। फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन। आप सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज हम लोग यूनिट 3 का ए पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सब जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास आज का स्टार्ट करें। मैं थोड़ी देर आप सबका वेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव प्रोसेस, ये क्या होता है, जो कि आपके 3rd यूनिट का ए पार्ट में आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के बाद कॉग्निटिव प्रोसेस आता है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस क्या हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जैसा कि हमने बताया कि ऐसे मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसकी कंसेप्ट को शिक्षा के क्षेत्र में ला करके शिक्षा को या शिक्षण क्रिया को बेहतर बनाते हैं, तो वो जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। समझ में आई? ऐसे विद्वान या ऐसे मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान की क्षेत्र को या मनोविज्ञान के ज्ञान को, मनोविज्ञान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में लाकर शिक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाते हैं, तो वो शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक का क्या मत है कि शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शिक्षकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जिसे उन्हें समझना बहुत आवश्यक है, वो क्या है? छात्रों का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी टीचर के लिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, क्या होता है, ये शिक्षक को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, क्योंकि जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका मेंटल डेवलपमेंट भी से कहते हैं, मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, तो जो कॉग्निटिव है ये आपका मेंटल डेवलपमेंट भी कहता है। तो मेंटल डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसको हम लोग आज जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपका ये बतलाता है, कॉग्निटिव जो है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान जो है, संज्ञानात्मक विकास में जो संज्ञान है, संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है, एक ऐसे प्रोसेस से होता है जिसमें संवेदन, सेंसेशन, किसी भी चीज को लेके आप कितना उस चीज को लेके इफेक्ट हो रहा है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वस्तु स्थिति, मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसा पड़ रहा है जिसको देख के आप उससे कितना खुद में उसमें उसके उसके प्रति कितना आप प्रतिक्रिया महसूस कर रहे हैं, कुछ कितना आप एक्शन ले रहे हैं, मतलब आपके शरीर में क्या एक्शन आ रहा है, क्या सेंसेशन हो रहा है, उस सेंसेशन ही आपका किस में आता है, संज्ञान में आता है। परसेप्शन, प्रत्यक्षण,
किसी भी विषय वस्तु को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके आपको सिचुएशन की देखने की क्या स्थिति होती है, किस प्रकार से उसको देखते हैं, समझते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, परसेप्शन, प्रत्यक्षण। और उसके बाद क्या है, प्रतिमा, इमेजरी। इमेजरी मतलब किसी भी चीज को आप सोचते कैसे हैं अपने मन में, उसको कैसे उसको उसको इमेज बनाते हैं, उसका उसका स्वरूप बनाते हैं, उसका रूप अपने मन में क्रिएट करते हैं, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज को। तो ये आपका मानसिक विकास में और कॉग्निटिव में आता है कि उसका इमेज किस में। रिटेंशन, किसी भी चीज को दिमाग में किस प्रकार से रखते हैं उसको, वो रिटेंशन कराता है। रिकॉल, रखते हैं उसको किस प्रकार से फिर से याद कर पाते हैं, वो रिकॉल होता है। समस्या समाधान, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। थिंकिंग, किस प्रकार से चिंतन करते हैं, सोचते हैं। रीजनिंग, किस प्रकार से तर्क करते हैं। तो ये सब जो आपके, ये सारी चीजें आपके मन में घटित होती हैं, ये सब आपके मन की बात है, मन की चीजें हैं। तो ये सब जो आपके मन की चीजें हैं, यही मानसिक, इसको हम लोग मानसिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ये सब मानसिक प्रक्रियाएं जो होते हैं वो संज्ञान बनता है, इसी से संज्ञान कहलाता है। तो संज्ञान क्या है, ये विभिन्न प्रकार के जो हम लोग क्या कहते हैं कि मेंटल प्रोसेस देखते हैं, जो आपको किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है। सेंसेशन हो, परसेप्शन हो, इमेजरी हो, रिटेंशन हो, रिकॉल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, संज्ञान कहलाती हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं। बहुत लोग क्या होता है कि संज्ञान और संवेग, कॉग्निटिव और जो संवेग है, इमोशंस, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते। तो आप लोग इन दोनों में, मैं कल अच्छे से बताया था कि संवेग क्या होता है, तो इमोशंस क्या होते हैं। संवेग जो होता है वो किसी भी मतलब कि व्यवहार का एक मतलब कि मानव व्यक्तित्व है, उसका एक बहुत तीव्र इच्छा जो होती है वो संवेग कहलाती है। जैसे रोना, गुस्सा करना, ये सब जो चीजें हैं ये अचानक से आती हैं तो वो संवेग कहलाती है। डरना, गुस्सा, आश्चर्य होना, सरप्राइज होना, किसी के प्रति प्रेम हो जाना, बहुत खुश हो जाना अचानक से, तो ये सब जो चीजें हैं ये क्या कहलाती है, संवेग कहलाती हैं। लेकिन जो संज्ञान है, कॉग्निटिव है, ये कॉग्निटिव क्या होता है कि ये आपके मन में जो चीजें चलती हैं, उस मन, जैसे कि आप किसी भी चीज को लेके कैसे सेंसेशन उसको मतलब कि आपका सेंसेशन किस प्रकार से होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उसमें, और परसेप्शन क्या है आपका किसी चीज में, ये पूरे मानसिक प्रक्रिया है। तो ये आपका इन दोनों में अंतर भी है, इसको आप लोग समझते रहिएगा। अतः संज्ञान से तात्पर्य, जैसा कि निस्सर एक मनोवैज्ञानिक है जो 1967 में क्या कहे थे कि संवेदी सूचनाओं, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो संवेदी सूचनाओं जो आपके आपके सेंस ऑर्गन से आपको मिलते हैं, जैसे कि आपके जो सेंस ऑर्गन है कितने 5 प्रकार के, तो सेंस ऑर्गन से जो आपको सूचनाएं मिलते हैं उसको ग्रहण करना, उसको पाना, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना अपने मन में, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसको एलिब्रेट करना, उसको मतलब जो आप सूचनाएं पाए हैं उसको उसको विस्तृत करना, उसको उसको बढ़ाना, उसको सोचना, उसको रिकॉल करना, उसमें बढ़ोतरी करना, तो उसको इलेबरेट करते हैं, इलेबरेशन करना, उसको स्टोरेज रखना मन में, उसको फिर जब आपको जरूरत पड़ती है उसको रिकवर करना, ये सब जो चीजें हैं इसका इसका समुचित प्रयोग करना जो है वो संज्ञानात्मक कहलाता है। तो आप लोग अभी तक समझ पाए होंगे कि संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव क्या होता है। उसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं क्या है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचना को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उससे इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास, आपके संवेदी सूचना, मतलब आपके आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, हाथ, मतलब ये त्वचा जो होती है, ये सब स्किन जो होती है, ये जो चीजें हैं, इनसे आप जो भी सूचनाएं पाते हैं उसको मन में उसको रखना और उसको सोच के उसको विस्तृत करना, उसको इलेबरेट करके समझना, और समझने के बाद उसको याद रखना, जैसे कि हम बताया गया है ना ऊपर हम लोग पढ़े हैं, वही बात यहाँ पे आगे इलेबरेट हो रही है कि क्या है इसमें। यह है कि उस पे चिंतन करके उसको क्या कहते हैं, इस लायक बनाते हैं कि हम उस सूचनाओं को अलग-अलग परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकते हैं। उस जो हमें उन चीज़ों से जो ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को अलग-अलग क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका संज्ञानात्मक के क्षेत्र में आते हैं। स्पष्टतः इस ढंग का विकास बालकों में होने वाले बौद्धिक विकास से संबंधित, जो आप किसी भी बालक का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो संज्ञानात्मक विकास में ही आता है।
संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे जो हैं, इनका सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बड़े अच्छे से इस पे रिसर्च किया है और बहुत सारी अपने रिसर्च पेपर इन्होंने इस पे लिखा है, बताया, बुक्स लिखी हैं। इन्होंने, आगे हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। उन्होंने बालकों के चिंतन एवं तर्करा, रीजनिंग जिसको कहते हैं, के विकास के जैविक, बायोलॉजिकल, संरचनात्मक तत्वों पर डालकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या दी है। मतलब किस प्रकार से बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब किस प्रकार से बच्चा किस अवस्था में किस प्रकार के सोचता है, किस प्रकार उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है, ये संज्ञानात्मक विकास जो है, ये आपका जो है आपके जीन पियाजे, इन्होंने इसको बड़े अच्छे से व्याख्या किया है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, बाद में जे एस ब्रूनर ने पियाजे की विचारधारा को अधिक विस्तृत कर एक नया सिद्धांत दिया जो शिक्षकों के लिए और भी उपयोगी सिद्ध होगी। तो जे एस ब्रूनर ने भी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इसके बारे में बताया। फिर बाद में वाइगोट्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास को एक सिद्धांत विकसित करके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये जो 3 नाम है, ये इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र में बड़े अच्छे योगदान दिए हैं, जिसमें आपका ये जीन पियाजे, जे एस ब्रूनर, वाइगोट्स्की। तो आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस किस प्रकार से चलता है, कॉग्निटिव में आपको मानसिक प्रक्रिया क्या क्या होती है, जिसमें ये सब चीज आपने देखा। उसके बाद आपने देखा कि इसमें किस प्रकार से हम अपने सेंसरी आर्गन द्वारा सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उसको एलिब्रेट करते हैं, उसको व्याख्या देते हैं। उसके बाद जब हमें उन चीजों की, उस जानकारी की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उस जानकारी को अपने किस हिसाब से प्रयोग करते हैं, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना, किसी चीज को जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, आपके अंदर नॉलेज आता है किसी भी चीज को लेके। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बौद्धिक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आपके जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में लिया जाता है। किस प्रकार से आपका मन का विकास होता है, वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत लिया जाता है, जिसमें बुद्धि की अतिरिक्त सूचना का, जो सूचना है, जो आपका दिमाग है वो तो है ही, उसके अतिरिक्त क्या है, आप जो भी किसी भी इंफॉर्मेशन को पाते हैं, उसका परसेप्शन किस प्रकार से उसको अपने दिमाग में किस प्रकार से उसको देखते हैं, उसकी पहचान करना, उसकी स्मरण करना, उसकी व्याख्या करना, ये सब चीजें जो है आपका इसके अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय है। जो ये जो लाइन है कि संज्ञान में जो है, जो संज्ञानात्मक विकास मानव की जो विभिन्न बहुत सारी मानसिक गतिविधियां होती हैं, जो मैंने आगे वाले स्लाइड में आप लोग को बताया, वो सारी गतिविधियों का समन्वय जो है वो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर बल देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है, कोई भी फैक्ट को किस प्रकार एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास ग्रहण करता है। और उसको उसके बाद किस प्रकार उसका उत्तर देता है, मतलब कि अगर हम कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे किस प्रकार उसको मतलब उसको ग्रहण करते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं और अपने मन में उसको उतारते हैं। उसके बाद उसको मन में लेने के बाद, समझने के बाद उसका रिप्लाई किस प्रकार से देते हैं, तो ये सब चीजें संज्ञानात्मक में आती हैं। जब हम शिक्षण, टीचिंग और सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं। ठीक है, जब हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देते हैं, कि संज्ञानात्मक पक्ष पे जब हम लोग फोर्स करते हैं सीखने की प्रक्रिया में, शिक्षण पर, तो इसका ये मतलब होता है कि हम अगर बच्चों को समझा रहे हैं, तो किस प्रकार से उन फैक्ट्स को और कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, इस पर हम बल देते हैं। तो आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी कि क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। कौन कौन लाइव में जुड़ा? अंजलि, जानकी, कब आप लोगों ने जुड़ा, कहाँ तक का आपने बात, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जानकी। मैंने इससे पहले आप लोग को जो बताया आपने उसको देखा? मैंने बताया कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, इसमें हमने बहुत सी अच्छी, मतलब अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया।
उसके बाद हम लोग इसका मीनिंग जाना। अब हम लोग जानते हैं कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे क्या है। पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, तो थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या जानकी किस बात के लिए आप नो कह रही हैं? गुड इवनिंग अंजलि। तो मैंने बताया, अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो आप बाद में वीडियो देख के उसको समझ सकती हैं। मैंने बड़े अच्छे से समझाया सब चीज़ों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या कहा। जीन पियाजे जो थे, ये संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले तत्कालीन मनोवैज्ञानिक में सर्वाधिक प्रभावशाली स्वीकार किया जाता है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है जो कार्य किया है, वो किसने किया है? आपका जीन पियाजे ने किया है। इनको बहुत ज़्यादा इनका कार्य जो है इन्होंने इस पे किया है। पियाजे जो जीन पियाजे थे, इनका जन्म क्या कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, 9 अगस्त 1896 ईस्वी में। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? 22 वर्ष की अल्प आयु में, मात्र 22 साल में इन्होंने पीएचडी कर ली थी जूलॉजी में, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं ना। 22 वर्ष में इन्होंने जूलॉजी कर ली थी, पीएचडी जूलॉजी में, सोचिए। उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में, जूलॉजी जंतु विज्ञान के क्षेत्र में अनेक रिसर्च लिखे और अपने ओके अंजलि, कोई तो आप कल की क्लास जो है उसको फिर दोबारा देखिए कि नहीं आज? उसको देख लीजिए, अगर छूट किसी सिचुएशन में छूट जा रहा है तो उसको आप देख लीजिए। हालांकि आप ज्वाइन की थी, लेकिन फिर किसी कारण से आपका जो कारण था उसके आप चली गई थी। कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर रही हैं, ये बड़ी बात है। जानकी भी देख रहे हैं, रेगुलर है कुछ दिन से, और आप भी तो रेगुलर ही हैं। नहीं नहीं, तो फिर ये जो है आप इस चीज़ को ऐसा ना करिए, क्योंकि एक क्लास से दूसरी क्लास रिलेट होती है। अगर आप किसी क्लास को छोड़ते हैं तो उसको तुरंत देखिए। ठीक है, दोनों क्लास फिर से देख लीजिएगा। इसको अभी सुन लीजिए, उसके बाद फिर पहला देख के, मतलब इससे पहले वाला क्लास देख के फिर इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने बताया जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे जो थे, मात्र 22 वर्ष में ये क्या कहते हैं कि पीएचडी जो है वो कर लिए थे जूलॉजी में। और उन्होंने, मतलब इतने अच्छे, इतने बड़े विद्वान थे, इन्होंने 22 वर्ष में पीएचडी कर ली। उसके बाद उन्होंने इस पे अनेक अनुसंधान भी, मतलब कि रिसर्च पेपर लिखे इस पे, जूलॉजी पे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जीव विज्ञान, बायोलॉजी तथा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के बीच संबंध खोजने का प्रयास आरंभ किए कि जो जीव विज्ञान है, इससे और ज्ञान, कोई नॉलेज किस प्रकार से उसको मिलता है, इसके बीच क्या रिलेशन है, कोरिलेशन है, इसको खोजने का प्रयास किए। कि मतलब कि जो व्यक्ति किस प्रकार से कोई नॉलेज प्राप्त करता है, कहने का मतलब बस इतना है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से नॉलेज प्राप्त करता है और उसके एज से उसके क्या उसको इफेक्ट होता है, इस पे उन्होंने खोजने का प्रयास किया कि बच्चे की जो नॉलेज है उनका उनकी उम्र से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने इस पे देखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान, जब ये साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, उसके दौरान उन्होंने अल्फ्रेड बिने, इनका आप लोग आगे देखेंगे, अगर नाम भी सुने होंगे कि बुद्धि परीक्षण में अल्फ्रेड बिने का नाम आता है आईक्यू टेस्ट में। तो अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल के बच्चों का बुद्धि परीक्षण का कार्य भी किया। ये अल्फ्रेड बिने से मिले और उनके निरीक्षण में, निर्देशन में फ्रांस की जगह पे जाके वहां पे स्कूल में बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया। वे बच्चों के द्वारा बौद्धिक प्रश्नों पर दिए जाने वाले गलत उत्तरों से अत्यधिक विचलित हुए। कि जिस प्रकार से वो गलत उत्तर दे रहे थे, उसको देख के वो बहुत चिंतित हुए, विचलित हुए। उसके बाद उन्होंने क्या की कि विभिन्न आयु के बच्चों के द्वारा अपने चारों ओर के बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का गहन अध्ययन करना प्रारंभ किया। उसके बाद क्या हुआ कि अपने जो चारों तरफ का जो ज्ञान, मतलब कि आपके
इन्होंने देखा कि जो अल्फ्रेड बिनेट ने जो बौद्धिक परीक्षण आईक्यू टेस्ट किया था, उस आईक्यू टेस्ट में बच्चे जो अलग गलत उत्तर दे रहे थे, तो गलत उत्तर क्यों दे रहे थे, इससे ये चिंतित हुए, सोच में पड़े। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि अपने जो मतलब उस आयु के जो बच्चे थे, उनको देखा कि उस आयु के बच्चे जो हैं किस प्रकार से आप उनको वो उन बाहरी अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने इंटरेक्शन करके किस प्रकार से नॉलेज प्राप्त करते हैं। उन्होंने अपने 3 बच्चों, उनके 3 बच्चे थे आपका जीन पियाजे के, उन्होंने सारे रिसर्च उन्हीं के एकदम एक-एक विकास को देखते हुए उनके विकास पर उन्होंने सारे अपने अपना जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो अपने बच्चों को ही देख के उन्होंने सब कुछ किया। उसको अच्छे से बहुत बारीकी रूप से उसको देख के उन्होंने उस पे अध्ययन किया। तो जैसे लिखा है ना, क्षण प्रतिक्षण हर एक टाइम पे क्या चेंज आ रहा है, उस प्रत्येक टाइम के चेंज को उसको उन्होंने लिखा और उसके बाद उसका विश्लेषण करके विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में 400 से अधिक पुस्तकें और लेखों को प्रकाशित किया। सोचिए 400। ये वो अपने बच्चों के हर दिन के जो डेवलपमेंट हो रहा है, हर दिन हर एक टाइम का डेवलपमेंट को उन्होंने नोटिस किया, उसको लिखा और 400 बुक्स और क्या रिसर्च पेपर इन्होंने लिखा इस पे, किस प्रकार से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इस पर उन्होंने काम किया। संज्ञानात्मक विकास का और उसको संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान छोड़ते हुए जीन पियाजे सितंबर 1980 को परलोकवासी हो गए। 16 सितंबर 1980 को इनकी मृत्यु हो गई, 1980 में। तो ये जीन पियाजे के बारे में हमने आपके बताया किस प्रकार से जीन पियाजे का जन्म हुआ, किस प्रकार से उनकी पढ़ाई लिखाई और उन्होंने किस प्रकार अपना संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान दिया, उसको हमने देखा। आगे चलते हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि कॉग्निटिव फंक्शनिंग की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? संगठन तथा अनुकूलन। कि किस प्रकार से ये जो वर्ड है, कीवर्ड, इसको आप लोग समझते रहिएगा। इसमें हम लोग आगे जो भी मतलब कि आगे क्या हम लोग यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा लर्निंग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसमें कीवर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, किसने किस कीवर्ड के अनुसार बोला। तो ये जो है कीवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एडाप्टेशन, संगठन एंड अनुकूलन, ये जो कीवर्ड है ये पियाजे के कॉग्निटिव फंक्शनिंग संज्ञानात्मक कार्यविधि के कीवर्ड हैं। तो ये संगठन एवं अनुकूलन क्या होता है, क्योंकि इनके सिद्धांत जो है यहीं से समझ में आएंगे। संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं, परसेप्शनल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन को सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं, में व्यवस्थित करने से होता है। इस लाइन को समझिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा क्या कह रहा है। इस लाइन के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि जो संगठन है, इसके अंतर्गत आप जो है किसी भी चीज को, आपके एनवायरनमेंट को, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से किस प्रकार से आप मतलब कि बौद्धिक सूचनाएं प्राप्त करते हैं, परसेप्शनल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन किस प्रकार से लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से, और उसमें एक पैटर्न देखते हैं। पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न मतलब कि देखते हैं उन सब चीजों में क्या कॉमन है, किस पैटर्न पे वो चल रहे हैं, प्रोसेस क्या, मतलब उनका जो हम सूचनाएं लेते हैं उनमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करते हैं, उसमें पैटर्न देखते हैं किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। तो वो पैटर्न जो है, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं, में व्यवस्थित करने से होता है। ठीक है, अपने मन में अपने जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मतलब आपका जो मन है, आपके मन में जो सूचनाएं हैं, जो चीजों से आप उसको समझते हैं, उसमें पैटर्न देखते हैं, उस हिसाब से उसको क्रिएट करते हैं अपने मन, उस विषय वस्तु के कंसेप्ट को, जानकारी को। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एक बच्चा है, वह बहुत छोटा है, उसे कोई भी जीव जंतु या आप कोई भी पेड़ पौधे के फल फ्रूट्स कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो क्या होता है कि बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखता है, उसको सोचता है, उसमें पैटर्न ढूंढता है, मतलब एक कॉमन ढूंढता है। जैसे कि अगर बहुत सारे वो डॉग्स को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं,
तो वो उनमें एक कॉमन पैटर्न देखता है कि किस प्रकार से कुत्ते इस पर उनको 4 पैर पे चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते की पूँछ टेढ़ी होती है। इस प्रकार से उसमें एक पैटर्न ढूँढते हैं। उस पैटर्न ढूँढने के बाद उसको समझते हैं कि अच्छा इसको हम लोग डॉग कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। ये और कुत्ते और बिल्ली में ये अंतर होता है और वो इस प्रकार कुत्ते और गाय में अंतर होता है। इस सब चीज़ों में वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो वो पैटर्न ढूँढते हैं, अपने आस-पास की चीज़ों से सूचनाएँ एकत्रित करके पैटर्न ढूँढते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका संगठन कहलाता है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। बच्चा पैदा होता है तब से अपनी जो आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, बौद्धिक संरचना है, जो आपका मन जो बनता है, जो आपका मन में सूचनाएँ बनती हैं, जो कांसेप्ट बनते हैं, तो कांसेप्ट जो है, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हुए उस कांसेप्ट को बनाता है, जो उसका एनवायरनमेंट के समायोजन मतलब वही मैंने बताया एडजस्टमेंट करके उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है? अनुकूलन क्या है? जो दूसरा चीज़ है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है? देखिए, पहले तो आप अपना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। आपका जो एक कांसेप्ट है किसी चीज़ को लेके उसको डेवलप कर रहे हैं और उसको डेवलप करने के बाद आपको हमेशा उस ऐसा नहीं है कि आप किस उस चीज़ को डेवलप कर लिए तो वो फिर पूरा 100% सही हो मतलब कि वो समाप्त हो गया। समाप्त नहीं होता बल्कि उसमें चेंजेज़ भी आते रहते हैं। उसको हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। मतलब कि हम हमारे मन में किसी चीज़ को लेके कोई कॉन्सेप्ट बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम उससे संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, उसमें उसके अनुसार कुछ उसको चेंज करते हैं, फिर उसको हम नया करते हैं, फिर उसमें आगे बढ़ाते हैं उस नॉलेज को, तो ये एडाप्टेशन कहलाता है। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पियाजे जो थे वो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमित करने वाला प्राणी के रूप में स्वीकार किया। बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो था पियाजे जो थे जीन पियाजे जो थे, ये बच्चों को बताया कि वो जब पैदा होते हैं तभी से वो उस चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, जन्म से ही क्योंकि उनके जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की आपकी अवस्थाएँ बताई कि हाँ, कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं, स्टेजेज़ हैं, जिसमें बच्चा जो है, वो क्या-क्या सीखता है, किस प्रकार से करता है। तो ये बताया इन्होंने इन्होंने ये प्रथम ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि बच्चा पैदा होते मान से ही चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट कर देता है। वो अपने आस-पास की चीज़ों से इंटरैक्ट करता है और सीखना समझना स्टार्ट करता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि ये इनके जो 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों का ये हर एक टाइम का ये रिकॉर्ड लिखते थे कि कितना चेंज आ रहा है, किस प्रकार से चेंज आ रहा है। तो ये बात है, इसके सामने देखा कि इन्होंने एक्टिव है इन्फॉर्मेशन प्रोसेस बीइंग इन सब चीज़ों को आप लोग नोट करिएगा कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऐसा कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जन्म से ही बच्चों को सीखने मतलब क्रियाशील और सूचना एकत्रित करने वाला, प्रकर्मित करने वाला प्राणी बना मतलब किस प्रकार से सूचना को प्रोसेस कर रहा है, सीख रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, तो ये आपका जीन पियाजे थे। और क्या याद रखना है आपको कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड एडाप्टेशन संगठन एवं अनुकूलन ये जीन पियाजे के अनुसार बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया गया है? उन्होंने बताया है कि आप किसी भी चीज़ को लेके अपने एनवायरनमेंट से किस प्रकार से इंटरेक्शन करके जो सूचना है उसको लेके किस प्रकार से आप कोई कांसेप्ट अपने मन में बना रहा है, अपना कॉग्निटिव जो है आपका जो बौद्धिक है उसको स्ट्रक्चर किस प्रकार से कर रहे हो, माइंड को स्ट्रक्चर किस प्रकार से कर रहे हो किसी कांसेप्ट को लेके, ये आपका संगठन कहलाता है। लेकिन एडाप्टेशन में क्या होता है आपके अंदर जो भी आप अपने एनवायरनमेंट में हमेशा सीखते रहते हैं, तो उस कांसेप्ट को बनाने के बाद उसमें बढ़ाना, उसमें सुधार करना, ये आपका एडाप्टेशन कहलाता है। ठीक है? देखिए, यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं अनुकूलन क्या है, वह परिष्कृत व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभव के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जो एडाप्टेशन है,
आप किसी चीज़ को लेके आपका जो पहले का नॉलेज है, उस नॉलेज में आप जो आपके जो उससे संबंधित कोई नया अनुभव हो रहा है, तो उसमें किस प्रकार से आप बैलेंस करते हैं, वो आपका अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन के अंतर्गत, एडाप्टेशन के अंतर्गत 2 बातें कही जा रही हैं। आपका एसिमिलेशन एंड एक्कोमोडेशन, आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण। ये 2 प्रोसेस जो है अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि आपका पहले जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंतर्गत 2 चीज़ें आई, संगठन एंड अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडाप्टेशन। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आपका अनुकूलन में आपका 2 आया, आपका असिमिलेशन एंड एक्कोमोडेशन, ये आपका आया इसमें। तो ये एक आप इसको ड्रा बना एक मतलब कि ड्रा बैक में मतलब ड्रा उसको बना के ड्राइंग बना के उसमें आप लोग नोट करते हैं किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है। तो आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्रक्रिया होती है। आत्मसातकरण क्या होती है? जब वो नवीन कोई उसको अनुभव हो रहा है, उसको जो पहले की जो उसकी बौद्धिक संरचना है, जो पहले से उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसमें उसको व्यवस्थित करने से है। मतलब जैसे आपको नवीन चीज़ें आ रही हैं, उसको वैसे ही वैसे रख लेना, वो क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। और समाविष्टीकरण क्या है? उसमें क्या है कि उसमें नवीन अनुभव की दृष्टि से प्रवर्तित बौद्धिक संरचना में सुधार करने, उसको विस्तार करने, परिवर्तन करने से है। मतलब कि ये आपका जो पहला वाला है, जो आत्मसातकरण है, एसिमिलेशन है, इसमें आप जस की तस चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हाँ, उसको मतलब उसमें अपने जो आपको ये नॉलेज को गेन मतलब बढ़ा रहा है उसमें। तो ये आप नॉलेज को बढ़ा रहा है, मतलब आप जो चीज़ें जानते हैं उसके बारे में कुछ और नई चीज़ें, नए अनुभव से आप उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, मतलब उस चीज़ में जोड़ ले रहे हैं। लेकिन जो आपका एक्कोमोडेशन है, एक्कोमोडेशन में क्या होता है कि उसमें आप सुधार करते हैं, उसमें नई चीज़ों को जोड़ते हैं, उसका विस्तार करते हैं। का विस्तार करने, परिवर्तन करने से मतलब कि हो सकता है कि हमें जो पहले चीज़ें मिली हैं, ज्ञान मिला है, वो कुछ गलत है, तो उसमें हम चेंज भी करते हैं। तो चेंज करना, उसमें सुधार करना, ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपका एक्कोमोडेशन में आता है। यह विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो आपके अंदर एक किसी भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन चुका है, उसको किस प्रकार चेंज होता है, ये आपका एक्कोमोडेशन में होता है। तो एसिमिलेशन में आप चीज़ों को ऐसे सीख लेते हैं और एक्कोमोडेशन में आप अपने जो पहले के आपका जो बौद्धिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करते हैं। इसमें नवीन अनुभव तथा ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है? समझ में आया ये पियाजे ने किस प्रकार से संज्ञानात्मक कॉग्निटिव फंक्शनिंग की बातें बताई, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं? कोई डाउट? अंजलि और जानकी, कोई डाउट है आप सबको? समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं। पियाजे ने कौन किन-किन अवस्थाओं की बात की, किस प्रकार से बच्चों को इनकी जो रिसर्च है, वो बहुत सारी अवस्थाओं पे बातें आई हैं इनका। किन-किन अवस्थाओं की बात उन्होंने की थी? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। 4 स्टेजेस में इन्होंने संज्ञानात्मक अवस्थाओं को विभाजित किया। ठीक है? इन चारों अवस्थाओं को आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें आपका सेंसरी मोटर स्टेज, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहली बार पढ़ रहे हैं? ये आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे उसमें पढ़ा होगा, बीएड में पढ़ा होगा, एमएड में भी पढ़ा होगा शायद। एमएड का मुझे नहीं वो है कि एमएड में सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन बीएड में तो है। आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप सबने? तो ये आपका इन्होंने 4 जो 4 टाइप्स हैं इसमें बताया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, अच्छी बात है, तब तो आपको समझने में और आपका कुछ और अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग इसको। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये 4 स्टेजेज होते हैं आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। सेंसरी मोटर, प्री ऑप्शनल, कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये इनका एज भी है, ठीक है?
इनका एज भी है। पहला जो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से 2 वर्ष है, पैदा होने के 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर स्टेज चलता है। उसके बाद ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, ये 2 से 7 बताया इन्होंने। संवेगात्मक कामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। उसके बाद आपका है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से आगे। ये 4 अवस्थाएं हैं, इनका ये एज है। इस चीज को आप लोग नोट करिएगा, याद रखिएगा। संवेगात्मक कामक अवस्था क्या है, इसमें क्या होती है, इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग देखें। हालांकि इस पे बहुत विस्तृत जो है इस पे व्याख्यान हो सकता है और इस पे बहुत बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय, इसमें क्या होता है, जो मन की क्रिया होती है वो इंद्रिय जनित ग्रामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। मतलब अपने हाथ पैर से हम लोग उसको हिला डुला कर हम मन की क्रियाओं को हम लोग करते हैं, हम बोल नहीं पाते। भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। अगर हमको भूख लगता है तो बालक रोता है। इस अवस्था में व्यक्ति आंख, कान एवं नाक से सोचता है, मतलब कि सोचने की प्रक्रिया भी उसकी आंखों से देख के और कानों से सुन के और नाक से मतलब किसी चीज को महक करके उसको सुन करके उसको मानसिक प्रक्रियाएं चलती हैं, सोचती हैं। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्षता देखते हैं उसी के लिए उसका अस्तित्व होता है। अगर किसी चीज को देख रहे हैं तभी वो उसको चीज को मान रहे हैं, नहीं देख रहे तो नहीं मानेंगे। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है। मतलब उसको ये कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि जो बालक की बुद्धि है वो उसके मतलब जो कर रहा है, जो काम मतलब किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है, उससे उसकी बुद्धि दिखती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि कोई बच्चा चादर पर बैठा है तो वो खिलौने को प्राप्त, अगर खिलौना को पाना चाहता है तो चादर खींचता है कि खिलौना उसके पास आ जाए। वो जाके लेता नहीं बल्कि खिलौना को अपने पास खींचता है, तो वो कार्य करके उसकी बुद्धि उसमें दिख सकती है किस प्रकार से। इस तरह यह अवस्था जो होती है अनुकरण की होती है, याद करने की होती है और उसके बाद मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें आर गलती से लग गया, उसको आप लोग मतलब कि हटा दीजिएगा। तो क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करने लगता है। मतलब अपने आसपास की चीजों को याद करने लगता है 2 से 7 वर्ष के बीच में, और उसमें अंतर करने लगता है, डिफ्रेंशिएट करने लगता है। चीजों को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें डिफ्रेंशिएट करना इस अवस्था में होने लगता है। इस दौरान उनमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस अवस्था में जो जो मुख्य चीजें थी मैं आपके सामने रख, इसको आप लोग याद अच्छे से दिमाग में बैठाए रखिएगा। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभव को संग्रह करता है। वह पहली अवस्था के अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने की योग्य होता है और बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण का विकास होता है। किसी भी वस्तु स्थिति को लेकर उसमें अस्थायित्व, स्टेबिलिटी आती है, उसको समझने में कि हाँ ये चीज यही है, बार बार चेंज नहीं होता रहता उसको। तो यहाँ पे अस्थायित्व आता है। उसमें क्या था, संवेगात्मक में चीजों को बार बार देखता है, उसके अनुसार से बार बार चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको स्टेबिलिटी आती है कि हाँ ये ऐसा ही है। तो हमने देखा कि इसमें 2 चीजें हैं कि बालक जो है वो अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने, उसमें अंतर कर रहा है, उसके अंदर भाषा का विकास हो रहा है। और फिर हमने देखा कि उसका जो अनुभव है और जो नई सूचनाएं वो अधिक जो है वो बढ़ रही हैं कि, और वो पहले की अपेक्षा अधिक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है और उसमें अस्थायित्व के गुण का विकास हो रहा है बच्चों में। अगला है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है, ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। समझ पा रहे हैं? इसमें जो है 7 से 11 वर्ष के उम्र में बच्चे अच्छे से वस्तुओं को पहचानने लगते हैं, एकदम अच्छे से उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और डिफरेंशिएट भी अच्छे करने लगते हैं, क्लासिफिकेशन की क्षमता और अधिक विकसित हो जाती है। उनका चिंतन जो है वो अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत होना प्रारंभ होता है। जो सोचते हैं वो बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से सोचते हैं और एक लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देते हैं इस अवस्था में।
इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है कि उसकी लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करने लगता है कि कोई चीज़ लंबा है कि छोटा है, कोई चीज़ वजन है कि हल्का है, उसके नंबर्स किस कौन सा अधिक है, कौन सा कम है, इन पर वो चिंतन करने लगता है, इन सब चीज़ों पे। भाषा का अच्छे से विकास हो जाता है, बोलने लगते हैं बालक अच्छे से। बालक में किसी सामान्य विषय के संबंध में तर्क या जिद करने की प्रवृत्ति आदि बालक सीख लेता है। कोई विषय उस बहुत ज़्यादा तर्क करने लगता है, जिद करने लगता है, तो इस अवस्था में ये सब चीज़ें आती हैं। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है, रूल्स सीखता है कि हाँ, किस प्रकार से हम चीज़ों को उनको अपने अपने अंदर अडॉप्ट करें, अनुकूलन करें, चीज़ों को, नई चीज़ों को किस प्रकार से हम सीखें, उसके लिए रूल्स बना देता है कि हाँ, ऐसे सीखेंगे। तो ये आपका कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, इसमें मूर्त रूप से वो देखना और सोचना, मतलब जो सामने चीजें हैं उसी के बारे में सोचना, उसी को देखना होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हमें अमूर्त अवस्था कहते हैं। 11 वर्ष से आगे की होती है, इसको हम लोग अमूर्त अवस्था कहते हैं। ये प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है, जब तक ये आप को समझने की जो है आपका, जैसे कि जो डेवलपमेंटल, जो आपका मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो जब तक मैक्सिमम चलती है उस सबसे प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो चीजें दिखती नहीं उसके बारे में भी लोग सोचने लगते हैं। मतलब उसमें क्या था कि हमें सामने जो दिख रहा है उसी के बारे में हम सोचेंगे, बताएंगे, लेकिन इसमें अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है। तो इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता, देखिए ये जो इन्होंने थ्योरी दी है, ये उस समय की बच्चों के लिए थी, जो आज के समय से, जो आज के समय के बच्चे हैं, मेरा जो मानना है उस हिसाब से आज के समय बच्चे में डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज हो रहा है पहले की अपेक्षा। तो अब के बच्चों में ये जो स्टेज है उसमें, उसके साथ देखेंगे तो अगर कोई अध्ययन करता है तो उसमें चेंज आ सकता है पहले की अपेक्षा। तो इस अवस्था में क्या है, मैंने बताया कि भाषा संबंधी योग्यता, कम्युनिकेशन, अपनी विकास, अपनी ऊंचाइयों को छूने, मतलब कि इसमें आप अच्छे वाचक मतलब बन जाते हैं, अच्छा बोलना सीख जाते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हो जाते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है और भाषा आपकी अच्छी हो जाती है, भाषा सीखने की क्षमता जो है बहुत अच्छी हो जाती है इसमें। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित करके उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण करता है। मतलब कि आप जो किसी भी चीज, कोई भी कंसेप्ट है, वो उसको अच्छे से क्रिएट करके, उसको ऑर्गेनाइज करके और हायर थिंकिंग, मतलब बहुत ऊंचे जो है चीजें हैं उसको सोचने लगता है, उसका निर्माण करने लगता है किसी भी कंसेप्ट को लेके। उसको अमूर्त नियमों का निर्माण करता है, मतलब कि आप कंक्रीट जो चीजें आपको दिखती नहीं उसके चीजों को बात कर रहा है, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है। बालक अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है उसका। समझ में आई ये चारों अवस्थाएं? कोई कुछ और क्वेश्चन इस पे किसी का है? आप लोग का कोई क्वारी, कोई क्वेश्चन इस संदर्भ में? समझ में आई कि नहीं समझ में आई चीजें आप लोग को? ओके। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जानेंगे कि बच्चे जो हैं वो हमेशा कंटिन्यूस सीखते रहते हैं। बालकों का, ओके, थैंक यू अंजलि, समझ में आया आपको? जानकी का रिप्लाई अभी नहीं आ रहा है। बालक का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान, एक क्रम में होता रहता है। सोपान क्या होता है? वही स्टेज होते हैं जिसको आगे बताया गया, स्टेज में होते रहते हैं। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। एक बच्चा जो टीचर्स है उसको ये अगर जानता रहेगा तो उस हिसाब से ये समझेगा कि बालक जो है इस अवस्था में, जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से, स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है इस अवस्था में किस प्रकार से वो चीज़ों को सीखते हैं और उस अवस्था में किस प्रकार उनको शिक्षित किया जा सकता है। तो उनके जब वो मेंटल डेवलपमेंट की स्टेज को जानते रहेंगे तो उस हिसाब से चीज़ों को सिखाएंगे। और उसके बाद क्या है, और ऐसे में शिक्षक जो होता है बच्चों को तार्किक क्षमता का बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं, उनको तार्किक बनाएंगे। उसके बाद वर्ग के समय रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। वही बात है कि जो भी है, इस जो भी वर्ग है, जिस एज में बच्चे हैं
उस एज के बच्चों को छोटे-छोटे समूह में कोई चीज़ जो है विचार उसमें बाँट करके मतलब उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कोई भी सूचना देनी हो या कोई भी नॉलेज देना हो तो उसको छोटे-छोटे भागों में बाँट करके जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रमित अनुदेशन भी पढ़ते हैं। तो उसी अनुसार यहाँ पे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट कर उसे सिखाना चाहिए और तार्किक बुद्धि के औसतन से उसको तर्क करना बच्चों को सिखाना चाहिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बच्चे जब करके कुछ सीखते हैं, तो उनके माइंड में बहुत लंबे समय तक रहता है। तो प्रयोगात्मक जो एक्सपेरिमेंटल जो उन्हें कुछ वहाँ पे हाथ से करके दिखाया मतलब कि इसमें आँखों से देख के सीखना मतलब कि आपके सामने जो है वो उस तरीके से कोई एक्टिविटी करके सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा है। इससे बच्चे उसको लंबे समय तक सीखे दिमाग में स्थायित्व रहता है। शिक्षकों को वाद-विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए और प्रतियोगिता नवीन सोच और नवीन विचारों को जन्म देती है। अगर शिक्षक जो हैं वो वाद-विवाद की प्रतियोगिता रखेंगे तो बच्चों में भाषाई विकास बड़े अच्छे से होगा। उसके नए-नए ज्ञान उसको मिलेंगे तो ये वाद-विवाद जो है ये भी रखना चाहिए। डिस्कशन में कहते हैं वाद-विवाद को। अन्य सिद्धांत जीन पियाजे के हैं कुछ क्या है? इसमें है निर्माण और खोज का सिद्धांत। बच्चे मतलब जीन पियाजे के जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े उसके अलावा भी कुछ और सिद्धांत हैं, जिसमें आपका आता है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील रहता है। यह जानने के लिए प्रयासशील रहता है कि उसके विचार संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं खाते। मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रत्येक बालक जो है वो हमेशा अपने नॉलेज को निर्माण मतलब खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा अपने जो उसके पास नॉलेज है उसको चेक करते रहते हैं कि वो सही है कि नहीं है। उसके निर्माण एवं खोज का जो है ये हमेशा चलता रहता है प्रोसेस। उसको हमेशा उसको चीज़ों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमेशा चलती है। तो प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय-समय पर खोज और निर्माण करते हैं, जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी प्रत्यक्षण नहीं किया होता है। जिनको वो उनको जिन चीज़ों को कभी मतलब कि जिनको वो देखे नहीं रहते हैं, जिनको वो अनुभव नहीं किए रहते हैं, उस चीज़ों को हमेशा खोजते रहते हैं कि ये क्या है? खोजी प्रवृत्ति होती है कहने का मतलब। तो उन विचारों को खोजते हैं, व्यवहारों को खोजते हैं, चीज़ों को खोज के वो अपने अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। निर्माण एवं खोज वही बात है यहाँ पे। ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता खोज को उद्दीपक, अनुक्रिया, सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझा जाता। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बच्चा यदि विभिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमशः लगाता है तो उसको वही चीज़ है यहाँ पे खोज की बात की जा रही है, किस प्रकार से वो नई-नई चीज़ों को खोजता है, वो सीखता है। आगे हम लोग चलते हैं कार्य क्रिया का अर्जन। कुछ करके वो हमेशा मतलब कि यहाँ पे कार्य क्रिया का अर्जन का मतलब है कि वो जो है किसी कोई कार्य करता है उसमें तो उसको तोड़ता वो है उसको आगे मतलब कि एक सर्कल चलता है, एक सर्कल के रूप में किसी चीज़ को सीखने के लिए वो सर्कल के रूप में कार्य करता है। जिसको हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग के भी समझ सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं किसी चीज़ को तोड़ते जोड़ते हैं, तोड़-जोड़ करके सीखने की बात चलती है यहाँ पे। उसको तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। जैसे इसमें हम लोग ने देखा कि ये उत्क्रमणशीलता क्या होती है? ये इसका मतलब होता है कि मतलब कि किसी चीज़ को तोड़ के फिर पुनः उसी स्थिति में फिर लाना, तो ये चीज़ें होती हैं उनमें। तो यही बात यहाँ पे कही जाएगी कि एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ना, फिर टूटे हुए 2 भागों को जोड़कर पुनः पूर्ण चक्र जोड़ना, मतलब वही तोड़ना, बनाना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो कार्य क्रिया मतलब यही है। तो इसमें वही बात है कि वो फिर से उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसको जहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर वहीं पे स्टार्ट फिर मिला के खत्म करेंगे। चीज़ों को मतलब कि नॉलेज को अपने जो उनके पास जो किसी चीज़ को लेके जो भी कांसेप्ट या नॉलेज हो रहा है उसको फिर से उसको अप्लाई करेंगे, उसमें देखेंगे, उसको बढ़ाएँगे, उसको कार्य क्रिया करेंगे मतलब उस चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ा के एनालिसिस करके फिर से जोड़ के उस चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, समझ में आई सब चीज़ें? आगे बढ़ा जाए? ब्रूनर का सिद्धांत हम लोग देख लें आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ब्रूनर ने क्या कहा है? जीन पियाजे का पूरा समझ में आ गया आप सबको? आगे बढ़ा जाए?
देखिए ब्रूनर जो है, जेरोम ब्रूनर जो है, चीजें समझ में आ रही हैं आप सबको? अंजलि और जो लोग लाइव हैं मैसेज करें। जेम्स ब्रूनर जो थे ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक ओके अंजलि, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंजलि ये बताइए कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही हैं कि नहीं है? और जो मैंने बोला था उस पेपर को लेके, या तो फिर अलग-अलग जगह, बस एक जगह से नहीं, इसमें बहुत सा हम लोग को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना पड़ता है, तो कहीं से भी मिले, कितनों मिले, आप सॉल्व करिए। तो कहीं किसी एक चीज़ पे डिपेंड ना होके आप प्रैक्टिस सेट जितना अधिक से अधिक आप लोग सॉल्व करेंगी, उतना आप सबके लिए अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर दिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू करिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग करते रहिए। आपको जो नेट या जेआरएफ क्वालीफाई करने की जो आपकी इच्छा है, जो आपका मेहनत है, वो तभी सफल हो पाएगा जब आप एमसीक्यू, पीवाईक्यू वगैरह अच्छे से करेंगे। हर जगह सॉल्व करेंगे। ये भी मैं आपको ये थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, इसको भी करिए, उसके साथ-साथ आप पीवाईक्यू भी सॉल्व करिए। मेहनत करेंगे, एक बार आप लोग मन से मेहनत कर लीजिए, फिर आपका ये जो नेट की आपके जेआरएफ की जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। तो एक बार केवल मेहनत करता है, बस 1 महीने की मेहनत आप सब कुछ अगर भूल के 1 महीने का मेहनत कर लें, तो आप ज़रूर आप नेट क्वालीफाई कर लेंगे। नेट या जेआरएफ जो भी आप चाहते हैं क्वालीफाई कर लेंगे। मेहनत आपको देना पड़ेगा थोड़ी टाइम का, ठीक है? तो ब्रूनर ने जो बताया वो क्या है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रूनर ने सिद्धांत को जीन पियाजे द्वारा जो सिद्धांत बताया गया था, उन्हीं का प्रमुख विकल्प माना जाता है। मतलब ये जीन पियाजे के अनुसार ही उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार का विस्तृत अवलोकन करके ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं को वर्गीकृत किया। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास को के 3 स्तरों में बांटा गया है। जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो 3 स्टेजेस पे होते हैं। पहला क्या है, इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक अवस्था। दूसरा क्या है, आइकॉनिक स्टेज। और तीसरा क्या है, सिंबॉलिक स्टेज। तो ये 3 जो चीजें हैं, आइकॉनिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, ये 3 स्तरों में इन्होंने बांटा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। इसमें आपका जो इनएक्टिव स्टेज है, इसमें क्या है कि क्रियात्मक अवस्था में बालक अपने वातावरण को क्रियाओं अथवा क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जो आपका इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को क्या है कि अपने मतलब कि कुछ करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हाथ पैर चला के, साइकिल चलाना आदि बालकों को उसके वातावरण से प्रतिक्रिया करने में सहायता होता है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों अथवा भाषा का महत्व नहीं होता, मनोचालक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु को समझने के लिए बालक उसे पकड़ता है, मोड़ता है, काटता है, रगड़ता है, छूता है, पटकता है। तो इसमें क्या होता है, आप किसी चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए आप क्या करेंगे, इनएक्टिव स्टेज में जो बच्चा होता है वो किसी चीज़ को तोड़ता, फोड़ता, मरोड़ता, मतलब उसको छू करके, उसको अपने हाथ-पैर चला करके वो चीज़ों को सीखता है। ठीक है? कुछ करके सीखता है, कुछ क्रिया प्रणाली आ गया ना, क्रियाओं के माध्यम से अपने एनवायरनमेंट के साथ कुछ करके सीखता है, हाथ-पैर चला करके, जैसे बताया नहीं? तो उसको तोड़ता, मरोड़ता, काटता, किसी चीज़ को छूता है तो उससे वो सीखता है, इनएक्टिव स्टेज में। आइकॉनिक स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे क्या है कि मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएँ जैसे बालक में चमक, शोर, गतिविधि, विस्तृत प्रयास होता है। बालकों में दृश्य स्मृति होती है, विजुअल मेमोरी विकसित होती है। में प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, कब से कब तक है वो? आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताइएगा तो? 2 से 7 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, ये आपका इससे प्रतिबिंबात्मक अवस्था में मिलती है।
इसमें क्या होता है, बालक जो है वो प्रतिबिंब मतलब इमेज से चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है। कुछ चीज़ें उसको दिखाई देती है। संकेतात्मक अवस्था सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है? संकेतात्मक अवस्था में बालक की क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली से होता है। मतलब उसको कुछ वो सिंबल बना के कुछ चीज़ों को सीखता है। जैसे यहाँ पे आगे देखेंगे, बालक जो है वो मतलब कुछ छोटे फार्मूला बना के कुछ छोटी चीज़ों को करके सीखता है, सूत्र फार्मूला के द्वारा सीखता है, कुछ कंसेप्ट बनाता है, कुछ फार्मूला उसको छोटा करके सूक्ष्म करके सीखना स्टार्ट करता है और उसका प्रयोग करता है। संकेत विभिन्न वस्तुओं को समझने अथवा कार्यों को करने का संक्षिप्त तरीका होता है। किसी चीज़ को समझने के लिए कोई कार्य का उसको समझने का एक संक्षिप्त तरीका क्या होता है? आपका संकेत होता है। तो संकेत के माध्यम से कुछ सूक्ष्म तरीकों के माध्यम से कुछ शॉर्टकट वो विधि निकालता है, कुछ उसको छोटे चीज़ों से वो सीखता है। संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्यक्षमता बढ़ जाती है। जटिल अनुभव तथा विचार संक्षिप्त कथनों सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो संकेत है इससे क्या होगी, आपकी जो सोचने की जो आपका मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आप चीज़ों को बहुत छोटे रूप में उसको एक फार्मूला के संकेत के रूप में आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। संकेतों के द्वारा सूचनाओं का संकलन विश्लेषण करके व्यक्ति पूर्व कथन करने परिकल्पना में समर्थ हो जाता है। संकेतों के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से आप कुछ चीज़ों को लेके आप उसके बारे में पहले से निर्धारित कर सकते हैं कि वो क्या होने वाला है, किन चीज़ों को क्या परिकल्पना बनाना कि हाँ, क्या आगे हो सकता है किसी चीज़ को, उन चीज़ों को जो है संकेत के माध्यम से समझने लगता है। तो बालक प्रारंभ में क्रियाओं के द्वारा चिंतन करते हैं, पहले जो करते हैं वो कुछ करके सोचते हैं, हाथ पैर चला करके, छू करके, ये सब चीज़ों से सीखते हैं बच्चे। फिर वो देख करके किसी चीज़ को उसके बारे में सोच समझ करके उसको मानसिक उसको मेंटल इमेज बनाते हैं। फिर क्या करते हैं कि शब्दों से, संकेतों या प्रतीकों से वो सोचना समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जो बड़े होंगे तो वो छू करके नहीं समझेंगे। तो बड़े मतलब जो तीसरी अवस्था सिंबॉलिक स्टेज में होगा वो ऊपर के दोनों स्टेजों का चीज़ों का उपयोग कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो नीचे चला मतलब सिंबॉलिक स्टेज आता है बस फार्मूला से सीखता है। वो चीज़ों को देख के भी सीखता है, उसको छू कर भी सीखता है, तो वो दोनों स्टेजों का कार्य करता है। तो जिस स्टेज में बच्चा पहले वाले स्टेज में क्या होता है, बच्चों को छू करके किसी चीज़ को काट करके मुँह में लेकर के सब चीज़ों से समझता है कि क्या है। दूसरी बातों में क्या है कि उसमें वो देख कर के उसके मेंटल इमेज बनाता है, उस हिसाब से उसको सीखता है कि क्या होता है, विजुअल मेमोरी उसको स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में सिंबॉलिक स्टेज होता है। तो ये आपका ब्रूनर ने 3 स्टेज इन बात की उन्होंने बताया, इमेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज। तो आप सबको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि जीन पियाजे ने क्या बताया और ब्रूनर ने क्या बताया। ठीक है? कोई डाउट किसी को इसमें? कुछ पूछना है, कोई डाउट? क्लास को एंड किया जाए? मुझको लगता है कि जानकी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, थैंक यू अंजलि। फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू आप सबको। शुभ रात्रि, गुड नाइट। से कुछ हाँ